नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त की सबसे अहम खबर यूपी की सियासत से है, जहां पे एक सीट को लेकर यानी रामपुर की स्वार सीट को लेकर सबका ध्यान अपनी तरफ खिंच रहा है, क्योंकि हैदर अली अपना दल से उम्मीदवार बन चुके हैं और इस वक्त वो मेरे साथ फोन लाइन पे भी है। हैदर जी, सबसे पहले स्वागत। और कैसा लग रहा है अपना दल के टिकट पे चुनाव लड़ने में? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अपनी पार्टी की जो नेता हैं, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेतागण हैं, तो मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी और सेंटर में भी जितने हैं, नड्डा जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका प्रदान किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं ये सीट जिता के उनके सभी को समर्पित करूंगा। हैदर जी, दरअसल अब मैं सीधे पॉइंट पे आती हूँ। पहले मैं इसीलिए सवाल पूछ रही थी कि कैसा लग रहा है। दरअसल ये जो रामपुर की स्वार सीट है, हालांकि आपका पूरा जो राजनीतिक परिवार है सियासत से वाकिफ है और आपके पास ये है रुतबा, लेकिन इस बीच जो आपके सामने कैंडिडेट होंगे वो अब्दुल्ला होंगे, आजम खान के बेटे। यानी पूरी रामपुर की जो सियासत है उनके इर्द गिर्द घूमती रही है। अब ऐसे में आपके सामने चुनौती? देखिए, कोई इतनी बड़ी चुनौती नहीं है। आजम खान कोई खुद इतने बड़े तो मैं नहीं मानता हूँ हैं। उन्होंने जब भी चुनाव लड़ा है सत्ता के दबाव में लड़ा है और सत्ता का डर दिखा के, लोगों को डरा धमका के, झूठे मुकदमे लगा के लड़ा है। अब्दुल्ला पहले तो अपना पर्चा भरे, उनके पास 2 डेट ऑफ बर्थ है। पहले तो ये पता चले वो नॉमिनेशन वो कर रहे हैं, कौन कर रहा है, क्योंकि अभी इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है और हमें इस चीज के हम नहीं मानते कोई चुनौती है। हैदर जी, पुरानी अदावत है उस परिवार से, आपकी समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के परिवार से, और अब्दुल्ला के बारे में लगभग इसे तय माना जा रहा है, क्योंकि सलाखों के पीछे से आना और उसी तरीके से सिंपैथी वोट के लिए अपने आप को बताना कि मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है। देखिए, पब्लिक हर चीज समझ रही है। वो मुस्लिम वोटरों के सामने ये रो रहे हैं, लेकिन पब्लिक हर चीज समझ रही है। जब इन्होंने अपनी सरकार में लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे डाले, जब लोगों को जेल भिजवाया, लोगों के घर तोड़े, तो ये पब्लिक भी समझ रही है। और सपा सरकार में मैं एक बात आपको बताऊं, जो जुल्म खास तौर से मुस्लिम लोगों पे हुआ है रामपुर में, वो किसी और सरकार में नहीं हुआ। इस सरकार में सबको आराम मिला है। जब मदरसे हो या मजार, जिसपे हर धर्म का आदमी जाता है, मजार तक आजम खान ने तोड़ी है। तो मैं इस चीज को मानता हूँ कि पब्लिक हर चीज समझ रही है। और अब्दुल्ला के तो 2 डेट ऑफ बर्थ हैं। पहले तो ये बताइए, नॉमिनेशन में डालेंगे कौन से, क्योंकि हम उसको चैलेंज करेंगे। बिल्कुल, ये परेशानियां हमने 2017 के वक्त में देखी भी थी, लेकिन स्ट्रैटेजी किस तरीके से आप बना रहे हैं? अब जब चुनाव प्रचार मैदान में आप जब उतर रहे हैं, तो सीधा टारगेट आजम खान, जो कि पुरानी अदावत भी है, या फिर समाजवादी पार्टी पे निशाना? देखिए मैं बताऊं, आजम खान का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये बात सही है। इस स्ट्रैटेजी की जो आप बात कर रही हैं, जब से टिकट अनाउंस हुआ है, जो पब्लिक में उत्साह है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति का वोट हो, पब्लिक खुश है इस चीज से, क्योंकि उनको उम्मीद है कि सीट भारी वोटों से जीत रही है। अच्छा, इस तो बीच हमारी जी आप अपनी बातें पूरी कीजिए। जी। तो मेरे कहने का आपसे मतलब यह है कि हम सभी को, जैसे हमारी सरकार कहती है सबका विकास, सबका विश्वास, तो वही हम सबको साथ लेके चल रहे हैं और सब हमारे साथ हैं। हैदर अली, एनडीए के गठबंधन से आप पहले मुस्लिम कैंडिडेट हैं। मुझे कहने में बुरा लग रहा है, लेकिन यही सियासी सच्चाई है। तो अगर आपके कंधों पे लगता है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप जीतते हैं तो उस तरीके से जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बातें होती है, वो कहीं ना कहीं कंप्लीट होती हुई दिखेगी। जी देखिए, सब लोगों को इस चीज में एक तो भय था कि एनडीए गवर्नमेंट ये नहीं करती, वो मुसलमानों को पीछे छोड़ती है। मैं आपको बताऊं, ये सुनहरा मौका मिला है सभी को, और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मौका मुझे मिला है कि मैं भी सबकी, मैं अपनी विधानसभा की और लोगों की रिप्रेजेंटेशन कर पाऊं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मुस्लिम वोटर है, जो पार्टी के साथ पहले भी रहा है, अब और भारी तादाद से पार्टी का साथ भी देगा और सरकार बनाने में 300 नहीं, मुझे उम्मीद है 300 350 पार की सरकार बनेगी। हैदर जी, आप मेरे साथ बने रहिएगा। समाजवादी पार्टी के लीडर अनुराग भदौरिया इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, मैं आपसे ये पहलू जानना चाहती हूँ कि आपके तरफ से संभवतः इस सीट से, यानी रामपुर की जो सीट है, उससे आप अब्दुल्ला को टिकट देने वाले हैं और हैदर को पहली बार मौका मिला है एनडीए गठबंधन की तरफ से मुस्लिम कैंडिडेट को। आपकी प्रतिक्रिया इस पे? नहीं, इसमें प्रतिक्रिया क्या हो सकती है भाई? लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, किसी भी दल से लड़ सकता है, कहीं से भी लड़ सकता है, किसी को भी लड़ा सकता है, किसी को भी टिकट दे सकता है।
तो मेरा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में इस बार जो चुनाव होने जा रहा है वो समाजवादी पार्टी जीत रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने ही जनता का भला किया है, जनता के साथ खड़ी रही है। समाजवादी पार्टी है जिसने हमेशा से यहाँ विकास की राजनीति की है, और भारतीय जनता पार्टी है नफरत की राजनीति करती आई है। आज भी देखिए, मुख्यमंत्री के भाषण सुनिए, 5 साल का काम नहीं गिना पा रहे हैं। उनकी लाचारी, बेचारी देखिए, बेचारापन देखिए उनका, कि जो भाषण दे रहे हैं उसमें अपने 5 साल का काम नहीं गिनाते हैं। 2-1 रटे रटाए नाम है, उनको चिल्लाते रहते हैं और इधर उधर की जाति धर्म की बात करते हैं। सोचिए आप, इससे बड़ा लाचार कोई मुख्यमंत्री आपने कभी देखा होगा? अनुराग जी, जो अपने दरअसल मैं काम नहीं आपसे गिना ये पा रहा है। पहलू समझना चाहती हूँ कि अभी तक एनडीए गठबंधन की तरफ से कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतरा था, और रामपुर जहाँ पे आजम खान के जरिए कहीं ना कहीं एक सिंपैथी वोट लेने की कोशिश होती समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन वहीं पे हैदर को मौका मिल चुका है, तो आपके पास कार्ड के तौर पे क्या होगा? मेरी बात आप अभी भी नहीं समझे जी। कि उत्तर प्रदेश के अंदर में, संपूर्ण उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो रहा है। तो जब भारतीय जनता पार्टी के टिकट से जो भी लड़ेगा, जहां से भी लड़ेगा, वो हारेगा, क्योंकि हैदर, जनता ने क्या मन बना आप दिया है। सफाई के वक्त में आए हैं बीजेपी या फिर एनडीए गठबंधन देखिए, अपना दल ये ज्वाइन ये किए हैं? ये मेरी बात सुनिए, जी। ये समाजवादी पार्टी के हैं तो ये उन्हीं की बात करेंगे, जनता इस चीज का जवाब देगी। मुझे ये लगता है समाजवादी 100 सीटें तो ला नहीं पाएंगी। अब ये जो बात कर रहे हैं, अपर्णा जी ने भी तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, नेताजी ने उनको आशीर्वाद भी दिया है, आपने भी देखा, हमने भी देखा। तो इस पे ये क्या कहना चाहेंगे? नेताजी तो संस्थापक हैं समाजवादी पार्टी के। और जहां तक की बात कर रहे हैं रामपुर की, जब रामपुर के लोगों पर अत्याचार होता था पिछली सपा सरकार में, और वो लखनऊ जाते थे, तो उनसे ये कहा जाता था अनुराग कि जी कह रहे रामपुर हैं कि उत्तर 100 प्रदेश में नहीं सीटों है। पर आप सिमट जाएंगे, हैदर अली। अरे देखिए, उनकी तो 2-3 सीटें आ रही है, तो आदमी जोर लगा के क्या बोलेगा? हारा हुआ है आदमी, जो आदमी हार रहा होता है वो क्या बोलता है? वो यही बोलता है कि नहीं 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 नहीं, नहीं, हम तो दूसरे वाले का कदम खत्म है, दूसरे वाले का खत्म है। तो भैया, जो हार रहे हैं उनके बारे में मेरी पूरी संपत्ति है, मेरा पूरा उनके प्रति क्या बोलते हैं, वो चिंतन है कि बेचारे हार रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हार जीत लगी रहती है, ये तो राजनीति है, तो हार जीत का तो होते ही है। जनता की सेवा नहीं करोगे तो हार तो जाओगे भाई। कोविड काल में जो लोगों की मौतें हुई, क्या लोग भूल गए हैं? आज जिस तरह की आपने देखा हुआ, जिस तरह की इन्होंने कहते हैं 450 हमने अपने व्हीकल निकाल दिए, बसें निकाल दी, उस पर पोस्टर लगा के। मैं पूछना चाहता हूँ, जब यहाँ पैदल चल रहे थे लोग, तब ये कहाँ गए थे रथ? ये 403 रथ आप निकाल रहे हो, पैदल चल चल के हमारे अपने लोग, छोटे छोटे बच्चे, हमारी माताएं बहनें हजारों किलोमीटर पैदल चली, न जाने कितनों की मौतें हो गई। तब ये रथ कहाँ चले गए थे? तब रथ नहीं निकालने चाहिए था। रथ जिस जनता एनडीए के लिए के होता टिकट है, पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, होता है। हैदर अली, उनकी खामियां गिना रहे हैं, तो आपसे भी चुनावी माहौल में रामपुर की जनता पूछने वाली है, स्वार विधानसभा सीट की जनता पूछने वाली है, तो क्या जवाब देंगे आप? जवाब जो मेरा जवाब होगा आपको मैं बताऊं, जब वोट खुलेंगे वही पब्लिक का जवाब होगा। अब जैसे ये कह रहे हैं कि बातें मैं सुन रहा था, तो जब वोट खुलेंगे सबका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन कितनी सीटें लाएगा, कौन सरकार बनाएगा, कौन सरकार में नहीं आएगा। अपने मुंह से हम क्या बोले? ज्यादा दूर तो है नहीं, 14 फरवरी को हमारी वोटिंग है, 10 मार्च को रिजल्ट है। जनता हर चीज का जवाब देगी। जो कोविड काल की बात कर रहे हैं, कोविड काल में समाजवादी पार्टी के लीडर कहाँ थे? कोई एक बोला, कोई एक निकल के आया तो बताइए। मैं बहरहाल मैं आपसे इतना कह सकता हूँ कि 10 मार्च को जब सरकार बनेगी तो सबके सामने सच्चाई आ जाएगी। अनुराग जी, ठीक है, मैंने आपसे क्या बोला? हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी है, अब हताश है, परेशान है। अब देखिए, मैंने आपसे यही तो बोला कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की लाचारी देखिए कि वो अपना 5 साल का काम नहीं गिना रहे हैं। और अफसोस की बात देखिए कि 403 रथ यहाँ पे हरी झंडी दिखाई जाती है, लेकिन जब अपने लोग पैदल चल रहे थे, चल चल के उनकी मौतें हो गई, क्या उत्तर प्रदेश के लोग नहीं थे? क्या वो हिंदुस्तानी नहीं थे? क्या वो छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बहनें कैसे पैदल चल रहे थे, कैसे लादे हुए थे? कोई सर पे बैठा है, कोई कंधे पे लटाया हुआ है। ये रथ सजा के भेज रहे हैं, 400-300 रथ लगा के झंडी दे रहे हैं, और बड़े फख्र से कह रहे हैं कि हमने 403 रथ छोड़ दिए। अरे भैया, उनको पैदल जो पैदल चल रहे थे उनको लाने के लिए नहीं छोड़ पा रहे थे? क्या दिक्कत थी भाई? इसके मतलब आपको जनता की चिंता नहीं होती, आप मार्केटिंग में विश्वास। अनुराग जी, जो आप मुद्दे उठा रहे हैं वो समाजवादी पार्टी का जो ये सवाल है, वो हम आगे भी बीजेपी के जब लीडर्स जुड़ेंगे उनके सामने भी ये सवाल रखेंगे। चूंकि हैदर अली मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हैदर अली, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, मुद्दों पे तो बात हो ही रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी आपको इतना ही वैल्यू दे रही थी, लेकिन ऐन मौके पे क्यों आपने अपना दल का चुनाव किया? मुझे जो अपनी जनता के हित में बेहतर लगा, मैं एक तो अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष,
श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी नीतियों से और कार्यों से प्रभावित हुआ हूँ मैंने, और ये कदम उठाया। और जिस तरीके से सरकार ने काम संपन्न किए हैं हमारे अपने जिले में, अगर हम देखें, मैं ज्यादा दूर क्यों जाऊं, एक पुल था जो आजम खान ने तोड़ दिया था, जिससे लाखों आदमी जुड़ा हुआ था। पुल मेरे परिवार का बनाया हुआ था, और उसको तोड़ के उसका लोहा और सब कुछ सस्ता ऑक्शन करा के अपनी अनुराग जी, बहुत छोटा जवाब मैं इस पे आपसे चाहूंगी कि ये पुल का जिक्र बार बार आ रहा है रामपुर को लेकर। अब तो भारतीय जनता पार्टी का पुल जनता तोड़ने जा रही है। जिन्होंने झूठ का पुल बनाया है, अत्याचार का पुल बनाया है, अपराधियों का पुल बनाया है, जिस तरह से यहाँ पे चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार, चलिए अनुराग जी और हैदर अली, पुल बनाकर पब्लिक किसको लखनऊ तक पहुंचाती है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से, ये वक्त तय करेगा। 10 मार्च के लिए हमें इंतजार करना होगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। रामपुर की सियासत के बारे में इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि वहां क्या होने जा रहा है इस बार सीट को लेकर। हैदर अली खान कांग्रेस के दिग्गज नेता नूर बानो के पोते हैं। हैदर अली खान के पिता नवाब कासिम अली खान 4 बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई ब्रिटेन से की है। 36 साल के हैदर अली को कांग्रेस की ओर से 13 जनवरी को उम्मीदवार घोषित किया गया था। हालांकि उन्होंने कांग्रेस के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके बाद वे अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व वाले अपना दल में आए और पार्टी ने अब उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है स्वार सीट से। 2017 के चुनाव में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने कासिम अली खान को स्वार सीट से हराया था। तो ये समीकरण जो है वो स्वार सीट का है, रामपुर जिले के अंदर आने वाली सीट का। उत्तर प्रदेश का रामपुर जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं। ये सीटें हैं स्वार, चमरवा, बिलासपुर, रामपुर और मिलक। साल 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी यहां की 5 में से 3 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी थी। बाकी 2 सीटें बीजेपी ने जीती थी। रामपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान लगातार 9 बार से विधायक हैं। वो यहां से मौजूदा सांसद भी है। विधायकी का चुनाव भी उन्होंने लड़ा, उसके बाद सांसद यहां पे है, लेकिन अभी सलाखों के पीछे हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि स्वार सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी घोषित नहीं की गई है, लेकिन जब से हैदर को मौका मिला है, हैदर अली को, जो कि अपना दल के कैंडिडेट हैं, एनडीए गठबंधन के कैंडिडेट हैं, मुस्लिम चेहरे हैं, तब से सबका ध्यान खिंच रहा है कि इस सीट को लेकर आखिर क्यों सबकी दिलचस्पी बढ़ी हुई है। यूपी विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मिशन 300 प्लस के लक्ष्य पाने के लिए बीजेपी नई हर दिन स्ट्रैटेजी तैयार कर रही है। इसके तहत पार्टी लगातार मंथन कर रही है। आज फिर एक बार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। कल भी दिल्ली में ये कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम कृष्ण प्रसाद मौर्य, यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी रही। इस बैठक में यूपी चुनाव के लिए 5वें, 6ठे और 7वें फेज की प्रत्याशियों के नामों पर मंथन होना है। बताया जा रहा है कि बैठक 25 जनवरी तक चलेगी और इसमें तय नामों को केंद्रीय चुनाव समिति को सौंप दिया जाएगा। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर सहमति बन जाने पर तीनों फेजों के प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी कर देगी। इस बीच पहले से चौथे फेज की जिन सीटों पर अभी तक प्रत्याशियों के नामों पर मंथन नहीं हुआ है, उनके नाम भी संभवतः इसी मीटिंग में तय किए जाने हैं और उसके बाद 7वें, 6ठे फेज के साथ इनके भी नाम की घोषणा कर दी जाएगी। अब आपको बताते हैं कि 5वें फेज में किन किन जिलों में मतदान होना है। ये जिले हैं शाश्वती, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट और प्रयागराज। यूपी में 5वें फेज के लिए 1 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी होना है। उम्मीदवार 8 फरवरी तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे और 9 फरवरी तक उनके नामांकन पत्रों की जांच पूरी कर ली जाएगी। उम्मीदवारों के पास अपना नामांकन वापस लेने के लिए 11 फरवरी तक का समय होगा, जबकि इस फेज की सभी 60 सीटों पर 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। पश्चिमी यूपी में प्रचार के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गाजियाबाद में सीएम योगी ने घर घर संपर्क अभियान के तहत लोगों से मुलाकात की और लोगों को पर्चे बांटे। उन्होंने बीजेपी को वोट करने के लिए पब्लिक को अपील भी की। मुख्यमंत्री ने दलित बस्ती में घर घर जाकर सरकार के कामकाज के लिए लोगों को जानकारी भी दी और पर्चे भी बांटी है। उसी वक्त की तस्वीरें भी हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस बार के चुनाव में बहुत मायने रखता है। हालांकि हर बार उसकी भूमिका निर्णायक ही रही है। चौधरी चरण सिंह से लेकर मौजूदा वक्त की जो सियासत रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर, वो इसी तरीके की रही है कि वहां के वोटर को लुभाने की कोशिश हर संभव पार्टियां करती हैं। अब इस बीच हम महाराष्ट्र की बात करेंगे। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व पर दिए गए बयान पर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। बाला साहेब ठाकरे की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने बीजेपी पर सत्ता के लिए हिंदुत्व के इस्तेमाल करने का आरोप लगा दिया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि शिवसेना ने कभी भी सत्ता के लिए हिंदुत्व का
इस्तेमाल नहीं किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ गठबंधन पर भी सवाल उठाया और कहा कि उन्होंने बीजेपी को छोड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि हिंदुत्व को छोड़ दिया। बीजेपी का मतलब हिंदुत्व बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शिवसेना पर इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं। हिंदुत्वापासून कदापि दूर जाऊ शकणार नाही। हिंदुत्व आम्ही कधी सोडू शकत नाही, सोडणार नाही। आम्ही भाजपला सोडलं, हिंदुत्व सुटलेलं नाही। भाजप म्हणजे हिंदुत्व नाही। उद्धव ठाकरे के बयान के बाद बीजेपी ने भी उन पर पलटवार किया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने उद्धव ठाकरे की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर किया और उस बयान का जिक्र किया जिसमें उद्धव ने गठबंधन पर सवाल उठाया था। साथ ही उन्होंने ट्वीट किया, वो अपने पिता दिवंगत बाला साहेब ठाकरे के विवेक पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जो बीजेपी के साथ गठबंधन था वो बाला साहब ठाकरे के वक्त के से ही था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने इतने साल बर्बाद किए हैं। और उसके बाद अमित मालवीय जो कि बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि वो अपने पिता के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता राम कदम ने उद्धव ठाकरे पर सत्ता के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का आरोप लगा दिया है। साथ ही उन्होंने नसीहत भी दी है कि वो अगर बाला साहेब के विचारों पर मंथन करते तो ज्यादा बेहतर होता। हिंदुओं की आस्था है श्री राम जन्मभूमि, श्रद्धा है। उसके भूमि पूजन पर इनके साथी दल सवाल उठा रहे थे, शिवसेना खामोश। शर्गिल उस्मानी महाराष्ट्र में आता है, हिंदुओं को भला बुरा कहता है, शिवसेना दल खामोश। सावरकर जी का अपमान करने वाले लोगों के साथ शिवसेना स्वयं सत्ता साझा कर रही है और हिंदुत्व की नसीहत औरों को दे रही है। तो महाराष्ट्र में कदापि दूर जाऊ शकत नाही। महाराष्ट्र में बिना चुनाव के ही सियासत बहुत ज्यादा, और दरअसल ये बाला साहब को लेकर ये विवाद छिड़ा। बाला साहब को याद करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि गठबंधन एक भूल थी इतने सालों तक, और बीजेपी को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि मैंने हिंदुत्व को छोड़ दिया। दरअसल जब से उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ा, तब से शिवसेना को लेकर और उद्धव ठाकरे को लेकर हमेशा ये सवाल उठते रहा कि अगर बाला साहब जिंदा होते तो ये कदम नहीं उठाते। हिंदुत्व को लेकर जब सवाल उठा कि आपने इस मुद्दे को छोड़ दिया है, आपने हिंदुत्व का साथ छोड़ दिया है, उन्होंने कहा कि बीजेपी छोड़ने का मतलब कतई ये नहीं होता है कि मैंने हिंदुत्व छोड़ दिया है। अब हिंदुत्व के मसले पर बीजेपी और शिवसेना एक वक्त के साथी आमने सामने आ चुके हैं, और जब हिंदुत्व का मुद्दा पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करता था, तब हमेशा से बाला साहब मुखर रहते थे। इस वक्त प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियंका चतुर्वेदी, आरोप लगते रहा है और बीजेपी खासकर इस मसले पर हमलावर है कि हिंदुत्व का साथ छोड़ दिया है बाला साहब के नहीं रहने पे। जिसने छोड़ा है वो राजनीति कर अपने वोट बटोरने में व्यस्त है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुत्व के नाम पे वोट तो मांगे पर हिंदुओं के साथ विश्वासघात किया, और वो मात्र एक ही पार्टी है इस देश में, भारतीय जनता पार्टी। तो जब वो दूसरों पर आरोप लगाती है, कहीं ना कहीं इनको अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि आज देश भी देख रहा है किस तरीके से उन लोगों का इस्तेमाल किया जाता है, इमोशंस का इस्तेमाल किया जाता है, उनके वोट बटोरे जाते हैं, उनके लिए कोई काम नहीं किया जाता है। और वही सच्चाई हमने देश के सामने रखी है। मैं मानती हूँ कि जो लोग एक ट्वीट किया था, कंप्लीट कर लूं जी बिल्कुल, एक कंप्लीट कर लूं। हाँ, तो जो लोग हिंदुत्व के रास्ते पे चल रहे हैं वो ऐसे ढोंगी हिंदुओं के साथ नहीं काम कर सकते हैं जो सिर्फ वोट करने का काम मांगने का काम करें और राजनीति करें। प्रियंका जी, अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट में यह कहा गया कि शिवसेना प्रमुख जो है उद्धव ठाकरे, वो बाला साहब के ठाकरे के फैसले पर सवाल खड़े करें, क्योंकि बाला साहब ठाकरे का ही फैसला था कि बीजेपी के साथ गठबंधन में रहे। वो अमित मालवीय जी का दिन रात तो काम यही है कि दूसरों पे कीचड़ उछाले। ये नहीं देखते हैं कि खुद कीचड़ में सने हुए लोग हैं ये लोग। तो इनका तो काम ही है दिन रात, इनका रोजगार ही इसमें। प्रियंका जी, इस वक्त मेरे साथ अमित मालवीय जुड़ भी चुके हैं। अमित मालवीय जी, आपको लेकर प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं कि आप लोग दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं। बाला साहब ठाकरे को याद करके आपने कीचड़ उछाला शिवसेना पे। देखिए, प्रियंका जी तो अभी शिवसेना में आई हैं कांग्रेस छोड़ के। न इनको कांग्रेस की विचारधारा का ज्ञान है, न शिवसेना और उसके इतिहास का इनको इल्म होगा। लेकिन जो जानकार लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो लोग लंबे सालों तक एक विचारधारा के साथ जुड़कर राजनीति करने वाले लोग हैं, वो बताएंगे कि
शिवसेना जी और भाजपा का गठबंधन बहुत पुराना है और इस गठबंधन के सूत्रधार स्वयं बाला साहेब ठाकरे थे, जो उद्धव ठाकरे के पिताजी थे और उनकी एक राजनीतिक हैसियत थी, एक कद था और उन्होंने जिस विचारधारा के चलते शिवसेना बनाई, उस शिवसेना को पूरी तरह धराशायी कर दिया है आज उद्धव ठाकरे और उनके सुपुत्र ने। जी तो अब अपने ही पिता पर सवाल उठाना, अपने यही ही बातें पिता आपने के ट्वीट भी विवेक पे की थी सवाल उठाना। जी, और मैंने प्रियंका ये तो उसका चतुर्वेदी से ये जवाब सवाल उद्धव भी ठाकरे पूछा ही दे था सकते हैं। जी, वो अभी इस वक्त मेरे साथ नहीं है, जैसे कनेक्ट होती है मैं उनसे ये सवाल लूंगी, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, आपने जो कल ट्वीट किया और उसके बाद उससे पहले ये ऐसी बातें आ गई थी उद्धव ठाकरे की तरफ से, उन्होंने कहा कि बीजेपी छोड़ने का मतलब हिंदुत्व छोड़ना नहीं होता है। देखिए, उद्धव ठाकरे जी ने सत्ता में जाने के लिए हिंदुत्व के साथ दगाबाजी करी है, धोखेबाजी करी है। उन्होंने सत्ता पे काबिज होने के लिए उन लोगों से हाथ मिला लिया जिनको बाला साहेब ठाकरे पूरे जीवन काल में जिनका विरोध करते रहे। तो अगर कोई पुत्र अपने पिता के दिखाए रास्ते पे चलने के बजाय उल्टे रास्ते पे सिर्फ सत्ता के लिए चला जाए, सत्ता के लोभ में चला जाए, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी करना मुझे लगता है उचित नहीं है। जहां तक बाला साहेब ठाकरे का सवाल है, पूरे देश ने देखा किस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस और शिवसेना का विरोध किया। उसी कांग्रेस और शिवसेना की गोद में अब जाके उद्धव ठाकरे बैठ गए। और इस वक्त मेमन साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी जो सियासत हिंदुत्व के मसले पे चल रही है? देखिए, उद्धव ठाकरे के आज के जी सर बोलिए। उद्धव ठाकरे के आज के इस बयान से हाँ। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज हमारे भारत की राजनीति में, हमारे लोकतंत्र में, हमारी संवैधानिक व्यवस्था में जो एक शब्द है हिंदुत्व, इसको हर राजनीतिक पक्ष अपनी अपनी सहूलत के हिसाब से इंटरप्रेट करता है कि इसके मतलब क्या होते हैं। हिंदुत्व के कई मतलब निकाले जाते हैं अपनी सहूलत के मुताबिक हर राजनीतिक पक्ष के नेताओं के जरिए। जिस तरह से एक शब्द है सेक्युलर, उस शब्द सेक्युलर को भी तरह तरह से देखा जाता है कि लेकिन मेमन साहब, अगर हम बाला साहब ठाकरे को याद करें, वो हिंदुत्व की राजनीति करते थे, खुल के उन्होंने हर मंच से स्वीकारा, तो हम ये माने ना कि उद्धव ठाकरे ने जो कदम उठाया वो सियासत में सहूलियत के हिसाब से कदम उठाया सत्ता के लिए, क्या ये हम कहें? नहीं, देखिए, अगर वो भाजपा के हमारे मित्र जो हैं वो उनकी टिप्पणी इस तरह करें कि भाई उद्धव ठाकरे ने सत्ता की लालच में हिंदुत्व का दामन छोड़ा, तो उद्धव ठाकरे ने उसी को एक्सप्लेन करते हुए ये बताया कि आपका हिंदुत्व और हमारे हिंदुत्व में कुछ फर्क है। हम अपने हिंदुत्व में नॉन हिंदू को अपने दुश्मन नहीं मानेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है जो उद्धव ठाकरे की बात से सामने आती है। और बीजेपी का हिंदुत्व जो है, जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले 8 साल से एनडीए सरकार चल रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो चाहे दिल्ली में हो, हम देख रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बातें जबान से होती है, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है? धर्म संसद में जो बात हुई उस पर हमारे प्रधानमंत्री ने या उनके कैबिनेट के किसी मंत्री ने कोई टिप्पणी की? तो ये उद्धव ठाकरे का ये मानना है कि हम इस तरह के हिंदुत्व को नहीं मानते जो गैर हिंदुओं के साथ में अलग बर्ताव करना चाहते हैं। देश को अगर चलाना हो, अगर उद्धव ठाकरे को देना है, दुरुस्त है जैसा हम कहते हैं, ठीक है, कई वर्षों का उनका साथ रहा बीजेपी के, लेकिन अब जब उन्होंने ये देख लिया है कि हमारे भारतवर्ष के लिए, उसके फ्यूचर के लिए, उसके आने वाले दिनों के लिए हमको अगर सबको यकीनन साथ लेके चलना है, तो वो हिंदुत्व का मतलब कुछ और होता है। एक तरीका जिंदगी का कि जिसमें सभी को रिस्पेक्ट दी जाए, सभी का ख्याल रखा जाए। तो इस विचारधारा को लेकर अगर उद्धव ठाकरे आगे बढ़ेंगे तो यकीनन वो तरक्की कर सकते हैं। चलिए, फिलहाल हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो महाराष्ट्र में सियासत किस तरीके से हिंदुत्व के मसले पे आगे बढ़ रही है, ये हम अपने दर्शकों को सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। हालांकि बीजेपी इसको लेकर मुखर रहती है कि हाँ, हम इसकी राजनीति करते हैं, लेकिन उसके एक वक्त में बेहद करीबी रहे बाला साहब ठाकरे। और इस बीच हम बड़ी खबर आपको अपडेट कर दें, अयोध्या में रेल पुल से 6 बोल्ट गायब, रेल हादसा कराने की साजिश हो सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, रेलवे ने थाने में मामले की शिकायत की है। यह अयोध्या से इस वक्त खबर निकलकर सामने आ रही है। लखनऊ डीआरएम भी करवा रहे हैं जांच
कि आखिर ये क्या पहलू हो सकता है। 26 जनवरी से पहले बड़ी साजिश नाकाम, हालांकि ये बड़ी सफलता के तौर पे आप देख सकते हैं। अयोध्या में रेल पुल से 6 बोल्ट गायब, लेकिन वक्त रहते सारी बातें खुल चुकी हैं, यानी उस ट्रेन को दुरुस्त कर लिया जाएगा और कहीं भी किसी तरीके की दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन ये किसकी साजिश हो सकती है, इसके लिए मामला थाने भी पहुंचा है और लखनऊ डीआरएम भी इस मामले की जांच पड़ताल करवा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। अयोध्या में रेल पुल से 6 बोल्ट गायब हो चुका है, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। मामला थाने पहुंचा है और लखनऊ डीआरएम भी इस मामले की जांच प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं और 26 जनवरी से सीधे सीधे लिंक करके देखा जा रहा है। और मौजूदा वक्त में अयोध्या की बड़ी पहचान भव्य राम मंदिर के निर्माण को लेकर है, लेकिन वहां पे किसकी साजिश हो सकती है, ये सवाल सबसे ज्यादा अहम। चंदन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, अपडेट कीजिए इस खबर को। देखिए, रेलवे ने इस मामले को जीआरपी और आरपीएफ के पास दे दिया है इंक्वायरी करने के लिए, लेकिन ये बड़ा गंभीर मामला है, संगीन मामला है, क्योंकि गणतंत्र दिवस के ठीक पहले 6 बोल्ट निकाले जाने ये काफी खतरनाक होता है। ऐसी स्थिति में अगर ट्रेनें तेज रफ्तार से गुजर जाएं ट्रैक पर तो ट्रैक उखड़ सकता है और एक बड़ा हादसा हो सकता है। गनीमत ये रही कि जो पेट्रोलिंग पार्टी होती है, ट्रैक का निरीक्षण जो करते हैं, उनको ये दिख गया कि 6 बोल्ट निकाल दिए गए हैं और उसने फौरन जो है गाड़ी न चलाने के निर्देश दिए और उससे मरम्मत कराया। रेलवे ने फिलहाल इस मामले की शिकायत भी थाने में कर दी, अयोध्या थाने में, लेकिन ये अपने आप में बड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि ट्रैक को स्लीपर को जिस पेंडोल क्लिप से कसा जाता है उसके बोल्ट ही गायब कर दिए गए थे। चंदन, 26 जनवरी को देखते हुए तमाम जगहों पे, तमाम राज्यों में जो हमारी टीमें होती है वो सब अलर्ट होती है और अलर्टनेस का ही ये वजह है जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा टल चुका है। फिलहाल शुक्रिया। महाराष्ट्र की खबर इस वक्त हम आपको अपडेट करते हैं, जहां कोरोना की वजह से बंद किए गए स्कूल आज से फिर खोल दिए गए हैं। कोरोना की वजह से 1 महीने से स्कूलों को बंद किया गया था। राज्य सरकार ने कोरोना के केसेस को कम होते देख स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। हालांकि इस दौरान कोरोना को लेकर बनाए गए नियमों का सख्ती से पालन करना जरूरी होगा ताकि बच्चे सुरक्षित रह सके। बीएमसी ने अपने दिशा निर्देश में, अपने गाइडलाइंस में साफ किया है कि जो छात्र स्कूल नहीं आना चाहते वो ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं। हमें मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजर लगाना चाहिए, जिधर जाएगा उधर कैरी करना चाहिए मास्क और एक्स्ट्रा मास्क लेना चाहिए बैग में और सैनिटाइजर लगाना। थोड़ा ऑनलाइन क्लास की वजह से हमें काफ़ी तकलीफें उठानी पड़ती है, मतलब हमें प्रॉपर तरीके समझता नहीं, क्या समझा है, कॉन्सेप्ट का अच्छा समझा है, कुछ चीज़ करके हमें भी समझता भी है यहाँ पे ऑफलाइन में। अच्छा लग रहा है बहुत, बट डर भी लग रहा है कि बोर्ड एग्जाम से कैसे होंगे, कुछ एक्सपीरियंस नहीं है बोर्ड एग्जाम के बारे में, बट करना तो पड़ेगा। सीधे दिवाकर का हम रुख करते हैं। दिवाकर, क्या यही सच है कि गाइडलाइंस ये कहता है कि आपके ऊपर, अभिभावकों के ऊपर, बच्चे के ऊपर कोई ऐसी सख्ती नहीं है कि आपको स्कूल आना ही, आपको लगे तो आ सकते हैं? रीमा, देखिए, मुंबई हो या महाराष्ट्र हो, स्कूलों को खोलने का आदेश महाराष्ट्र सरकार ने जरूर दिया है, लेकिन उसके साथ आदेश में एक चीज और साफ की है कि बच्चों के ऊपर या उनके माँ बाप के ऊपर कोई दबाव नहीं होगा कि उन्हें स्कूल आना ही है। मैं आपको तस्वीरें भी दिखा देता हूँ। पहला दिन है आज स्कूल का और ये बीएमसी स्कूल है कांदिवली इलाके में। तमाम जो बच्चे हैं, देखिए, धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो गए हैं। ये वो बच्चे हैं जो घरों में रहकर ऑनलाइन क्लासेज कर रहे थे, लेकिन जब आज स्कूल खुला है तो तमाम बच्चे जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहुंचे हुए हैं। ये वो बच्चे हैं, इंतजार करें, क्योंकि ये स्कूल 10:30 बजे खुलता है और अभी 10:15 बजे का वक्त हुआ, यानी 15 मिनट बाद इन्हें क्लासेज में एंट्री दी जाएगी। लेकिन इस दौरान इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और साथ ही साथ जो है जो सैनिटाइजर मास्क है वो स्कूल की तरफ से दिया जाएगा। आपका नाम क्या है? आज स्कूल खुल गया, अच्छा लग रहा है स्कूल खुल गया? हाँ। आप पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी? हाँ। आपका नाम क्या है? महिमा। आज स्कूल खुल गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। हाँ, कब से इंतजार कर रही थी स्कूल खुलने का? बहुत दिन से। बहुत दिन से। तो स्कूल आके अच्छा लग रहा है? हाँ। तो देखिए, इस तरह के बच्चे हैं रीमा, और तमाम बच्चे जो खड़े हैं, अगर मैं उनसे बात करना चाहूँ, देखिए यहाँ पे भी बच्चे जो है लगातार पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि आज से स्कूल जो है वो खुल चुके हैं और यही वजह है कि अब बच्चे स्कूल पहुंचना शुरू हो गए। आपका नाम क्या है? रूपाली। आज स्कूल खुल गया है, कैसा लग रहा है? खुशी है मन में? अच्छा है। अच्छा है। घर पे बैठ के बोरिंग नहीं हो रहा था ऑनलाइन क्लासेज? बोरिंग हो रहा था। तो आज अच्छा लग रहा है। हाँ। तो देखिए, इस तरह से बच्चे जो हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं रीमा, चलिए, और खास तौर पर चेहरों पे पहला खुशी दिन देखने है को मिल रही है बच्चों के। ये राहत की बात है क्योंकि उनके मन में कोई डर, कोई हिचक नहीं है। फिलहाल शुक्रिया, हम आगे भी आपका रुख करेंगे। तो अब हम देश के आंकड़ों की स्थिति की बात करेंगे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,06,000 नए मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 2,43,000 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 24 घंटे में 439 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। देश में इस समय
49,000 सक्रिय मामले हैं, जबकि एक दिन पहले देश में 3,33,000 कोरोना के केसेस सामने आए थे और 525 लोगों की मौत हुई थी। तो कोरोना के आंकड़े देश में बढ़ रहे हैं तीसरे दिन। हालांकि इस बीच जो अलग अलग जगहों की स्थिति है उसमें कमी भी देखने को मिल रही है और यही वजह है कि सख्ती थोड़ी सी कम की जा रही है। महाराष्ट्र की स्थिति यही रही है। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प लगभग कुछ भी संभव कर सकता है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस के यंग जीनियस सीजन में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के साथ वो किया जो उनकी उम्र में लगभग असंभव लगता है। यही आपने बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के इस सप्ताह के एपिसोड में देखा। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत यानी संगीत का महासागर और हमारे आज के पहले जीनियस महासागर का एक बहुमूल्य मोती है। ये सिर्फ 14 साल की उम्र में 6 भाषाओं में गाना गाते हैं। 2020 का ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीत चुके हैं। ये हैं कर्नाटिक म्यूजिक की शान बन चुके बेंगलुरु के राहुल वेलर। Namaskara. Come, sit. Now, your parents are IT professionals. Yeah. And you are singing Carnatic music. How did this happen? Actually, the credit of identifying my interest in music goes to my parents. Please welcome Padma Shri Shankar Mahadevan. Hello, namaste. How are you? Rahul, so nice to see you. Vande Mataram. Vande Mataram. Sujalam. Subhalam. Malaya Jashitalam. सिरी, आपने एक नए राग का आविष्कार किया है, वो भी कर्नाटिक संगीत में. Tell us a little more about it. I created a new ragam called Namo Veena Pani in dedication to Dr. Jayanti Kumaresh ma'am, as I'm a huge fan of her. Namaste, Juhi. Come. How are you? I'm great. आइए बैठिए. बचपन से ही साइंस ऐसा सब्जेक्ट था which intrigued me. मेरे डैड के साथ रह के I got influenced from him. He as well is a person who is very interested in science. साइंस में क्या अट्रैक्ट करता था आपको? Within science. The fact that science has the power to change anything. देश का सबसे कामयाब फैक्चुअल एंटरटेनमेंट कार्यक्रम OMG ये मेरा इंडिया वापस आ रहा है नए सीजन और नई कहानियों के साथ। तो देखना ना भूलें OMG ये मेरा इंडिया सीजन 8 का पहला एपिसोड आज रात 8 बजे सिर्फ हिस्ट्री टीवी एंटरटेनमेंट पर। इंडिया के धुरंधर, टैलेंट का समंदर, डेयरिंग कलाबाज, अनोखे अंदाज, हैरान है हर नजर देख के इंडिया का हुनर। इस बार कुछ नई कहानियां, कुछ नई जगहें, कुछ नए लोग। मिलिए सुपर इंसान आदिल तेली से, जिन्होंने साइकिल पर कश्मीर से कन्याकुमारी का सफर तय किया इन रिकॉर्ड टाइम। इंडिया की पहली फुल्ली कस्टमाइज्ड बांस की साइकिल। दो भाइयों का संतुलन जीत लेगा आपका मन। बनाएंगे हवा में पत्थरों से आर्ट, द मैजिकल एरियल आर्ट। और ये है इंडिया की पहली एंड ओनली लोटस सिल्क मेकर। 2.5 किलो के हाथ का जमाना हुआ पुराना, जरा 2.5 किलो के पांव को ले आना। OMG, यहाँ हुनरबाज जोश और जुनून से लिखते हैं फसाना, जिसे देखकर हर शख्स कहता है OMG। बायजूस OMG ये मेरा इंडिया का नया सीजन शुरू हो रहा है 24 जनवरी से हर सोमवार रात 8 बजे हिस्ट्री टीवी 18 पर।